आप कितना भी पैसा कमा लीजिएगा, अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको आपके पैसे को कैसे ग्रो करना है इसका एक यूनिक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा, वो भी डेटा के साथ। सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ को हमें 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप वेल्थ बना पाएंगे 1.5 करोड़ की अगर ये पैसा ग्रो करता है 8% से। और अगर ये पैसा 12% से ग्रो करता है तो आप 1.5 करोड़ नहीं 3.5 करोड़ बना पाएंगे। और अगर यही पैसा 14% से ग्रो करता है तो आप कितनी वेल्थ बनाएंगे? 5.5 करोड़। इसका मतलब क्या है कि पैसे की ग्रोथ ये तय करेगी कि अल्टीमेटली कितना वेल्थ बनेगा। और ये पैसे की ग्रोथ को कौन तय करता है भाई? 8% बनेगा, 12% बनेगा, 14% बनेगा, इसको कौन तय करता है? इसको तय करता है कि आप अपना पैसा किस प्रोपोर्शन में और कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एसेट क्लासेस, जिन एसेट क्लासेस में आप अपना पैसा डालते हैं वही डिसाइड करेगी कि आपकी कितनी वेल्थ बनेगी, आपका पैसा कितनी रफ्तार से ग्रो करेगा। अब कुछ लोग ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में ब्लाइंडली बहुत आड़ी तिरछी जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसा ग्रो करने की बजाय पैसा डूब जाता है। मुझे दिन रात ऐसे ईमेल्स आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें। सही तरीका पैसे को ग्रो करने का क्या है, डेटा के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। और 3 इन्वेस्टमेंट क्लासेस की इस पूरी वीडियो में डेटा के साथ कुछ चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहली इन्वेस्टमेंट क्लास है भारत का स्टॉक मार्केट। अब भारत का स्टॉक मार्केट ना अभी बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में थोड़ी क्लैरिटी होना ज़रूरी है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, पिछले 35 साल का निफ्टी 50 का डेटा है। निफ्टी 50 पिछले 35 साल में 86 टाइम्स ऊपर गया है। और हर साल के हिसाब से अगर रिटर्न्स कैलकुलेट करें, ईयरली कैगर रिटर्न अगर हम देखें तो 13.2% के बढ़िया सॉलिड रिटर्न्स आए हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर मार्केट कभी गिरा नहीं? मार्केट गिरा है, बहुत गिरा है। 30, 35, 40% गिरा है। अभी तो निफ्टी 50 ऊपर से कितना 15% गिरा है मैक्सिमम। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही है। कुछ डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले स्टॉक मार्केट की एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है मिड कैप का परफॉर्मेंस। आप डेटा देखिए मेरे स्क्रीन पे, पिछले 20 साल का डेटा है और आपको पता लगेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में और फ्लेक्सी कैप में भी सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस आई है पिछले 20 साल में वो मिड कैप्स में आई है। 14.6% के रिटर्न्स आए हैं और 15.3 टाइम्स मिड कैप का इंडेक्स ऊपर गया है। ये बात अपने दिमाग में रख के चलिए कि मिड कैप जो है ना एक स्वीट स्पॉट है। ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है कि जब डूब दाब जाए, और रिटर्न्स सॉलिड निकल के आए। ये बस एक पॉइंट आप अपने दिमाग में कहीं रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्यों लंबे समय के लिए ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 46% चांसेस है पैसा लूज करने का। 1 मंथ के लिए करते हैं तो 39%, 3 मंथ के लिए करते हैं तो 36%। आप मिनिमम 3 इयर्स से ऊपर का पीरियड लेके चलिए। इनफैक्ट 3 इयर्स भी कम है मेरे हिसाब से। मैं आपको एक और डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूं, और ये डेटा है कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में 7 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न एक्सपीरियंसेस काफ़ी बेटर रहेंगे। पास्ट हमें ये बताता है कि 10% से ज़्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस 85% हो जाते हैं अगर आप मिनिमम 7 साल इंडियन स्टॉक मार्केट में रुके रहें। तो मैंने आपको डेटा के साथ अच्छे से समझा दिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब आता है कि कितना हमें स्टॉक मार्केट में डालना है और कहाँ डालना है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, कितना पैसा डालना है पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि आप 10,000 रुपये पर मंथ का निवेश कर सकते हैं, इतनी आपकी सेविंग्स है। तो इस 10,000 में से आप कितना पैसा मिनिमम 7 साल के लिए भूल सकते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले आप तय कर लो। वो हर किसी के लिए अलग अलग डिसीजन हो सकता है। मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं 10 की 10,000 को 7 साल के लिए निवेश कर सकता हूं, मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, इसमें से 5,000 मुझे हो सकता है घर बनाना है 2-3 साल बाद, तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में नहीं डालें। 7 साल का एक थंब रूल रख के चलिएगा कि अगर मुझे पैसे की 7 साल के लिए ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं ये स्टॉक मार्केट के लिए अलग रख सकता हूं, वरना नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई नहीं बताएगा। मैं दिन रात स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता हूं। मैं चाहूं तो आपको बोल सकता हूं कि अरे यार इसमें पैसा बन जाएगा, उसमें पैसा बन जाएगा। नहीं, मैं आपको सही राय देना चाहता हूं कि आप डेटा के साथ देख सकते हैं कि मिनिमम 7 साल का आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि अगर मैं मान के चलूं कि 10,000 में से जो मैं निवेश करना चाहता हूं, पूरे के पूरे 10,000 मैं 7 साल के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, तो क्या मैं पूरे के पूरे लगा दूं? ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए, आप पूरा पैसा अपना
केवल एक ही इन्वेस्टमेंट क्लास में लगा देंगे ना, तो आपके जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो जर्नी है वो बहुत बम्पी होगी। रिटर्न्स हो सकता है बन जाएं, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो बहुत बम्पी होगी। कहीं ऐसा समय आ जाएगा कि 6 महीने का एक ऐसा पीरियड आ गया कि मार्केट बुरे से गिर गया, 20% 30% का आपको पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा कि पीएनएल मेरा 20-30% डाउन है। उस केस में क्या करोगे? घबराहट होगी, पसीने छूट जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पूरा पैसा नहीं लगाएंगे। तो मान के चलते हैं कि अगर आप 10,000 में से पूरे के पूरे 10,000 7 साल के लिए भूल सकते हैं, 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें से आप कितना लगाएं? तो देखिए, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप 70% मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में लगाएं। अगर आप बैलेंस्ड इन्वेस्टर हैं तो आप मैक्सिमम 60% ही लगाएं। और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप मैक्सिमम 50% ही लगाएं। ठीक है, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये ब्रॉड एक फ्रेमवर्क है जिसको आप फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आप घबराएंगे नहीं जब भी स्टॉक मार्केट गिरेगा और आपका एलोकेशन बना रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि राहुल भाई कहाँ लगाएं ये पैसा स्टॉक मार्केट में? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप अच्छे एक्टिव म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, आप सभी ने अगर नहीं देखी है तो वापस देख लीजिएगा, अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, और अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना नहीं जानते हैं, शार्प रेशो क्या होता है, रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है, ये आपके ऊपर से जाता है, तो आप क्या करोगे? सिंपलेस्ट ऑप्शन है निफ्टी 500 का कोई भी इंडेक्स फंड, जो भी आपको समझ में आए वो ले सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, निफ्टी 50 जो है ऑलमोस्ट 90% के स्टॉक मार्केट को कवर कर लेता है। निफ्टी 50 नहीं करता है, निफ्टी 500 कर लेता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप 1999 से देख सकते हैं, ये 41 टाइम्स बढ़ा है। 14.9% का कैगर इसमें रिटर्न्स आया है। इसमें मिड कैप भी हो गए, स्मॉल कैप भी हो गए और लार्ज कैप भी हो गए। निफ्टी 500 मतलब आप इंडिया पे बेट कर रहे हो कि अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट ऊपर रहेगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो इसका मतलब यहां पर मेरी वेल्थ बनेगी। बस इतना सा आप ध्यान रखिए। एक निफ्टी 500 इंडेक्स बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पे भारी पड़ सकता है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। अपना दिमाग नहीं लगाना है और इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो ये हुई पहली इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। ब्रॉडली आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पैसा इसमें डाल सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेटा के साथ दिखाई हैं। अब चलते हैं दूसरी ऑप्शन की तरफ या दूसरी इन्वेस्टमेंट क्लास की तरफ, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्लास है फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट। आप ये डेटा देखिए मेरे स्क्रीन पे और फोकस करिए इंडिया इक्विटी निफ्टी 50 पर। ठीक है, रिटर्न्स कितने आए? 15.1%। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, आपकी मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना हुआ है? 59%। मतलब एक ऐसा वक्त था जब निफ्टी 50 में हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट में पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट देखी गई? 59%। जरा इमेजिन करके देखिए, आपने अगर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं और आपका पोर्टफोलियो 59% से गिर जाए, क्या होगा? आपकी हवा टाइट हो जाएगी, आप सो नहीं पाओगे रात को। ये होता है पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डालने का नतीजा। रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उस वॉलेटिलिटी को झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए आप इस लाइन को देखिए जहां पर इक्विटी 70% है, डेट 15% है और गोल्ड 15% है। इस एलोकेशन में क्या हुआ है? इस एलोकेशन में रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स बहुत सिमिलर आए हैं, 15.1%, राइट। लेकिन यहां पर जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ है वो केवल 40% ही हुआ है। कहां 59% और कहां 40%। इसीलिए इस पर्टिकुलर एलोकेशन को काफ़ी एक फ्रेमवर्क की तरह लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि इस एलोकेशन में इंडिविजुअल की रिस्क एपेटाइट शामिल ही नहीं है। आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हो, मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो सकता हूं, तो वो कैसे होगा? तो मैंने एक अपना पर्सनल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। क्या है वो पर्सनल फ्रेमवर्क? कि अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक मार्केट में 70% जा सकते हैं, डेट में या फिक्स डिपॉजिट्स में 15%, बैलेंस्ड है तो 60%, 25% इन डेट एंड फिक्स डिपॉजिट्स, कंजर्वेटिव है तो 50% इन स्टॉक मार्केट एंड 35% इन डेट एंड फिक्स डिपॉजिट्स। ये इसलिए कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो स्टॉक मार्केट में कम रखें, डेट या फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा एलोकेशन अपना बढ़ा लें, आपको डर कम लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि डेट और फिक्स डिपॉजिट दोनों सेम ही है क्या? थोड़े से डिफरेंसेस हैं दोनों में, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन डेट कभी भी आपको गारंटेड रिटर्न्स या एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं देता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट वो आपको गारंटेड या एश्योर्ड रिटर्न्स देती है। तो दोनों में ये फर्क है मोटा मोटा, बाकी टैक्सेशन वाइज सिमिलर है। सिंपलेस्ट ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट करना।
एंड अगर आप मंथली डिपॉजिट्स करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे मंथली SIPs करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप चाहते हैं कि 10,000 रुपये का जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें मान लीजिए आप 7,000 रुपये स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं पर मंथ, बाकी लेट्स से आप 15% या 20% आप FD में डालना चाहते हैं, तो अच्छा ऑप्शन निकल के आता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम RDs भी कहते हैं, क्योंकि आप हर मंथली अपना पैसा RDs में डालकर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, चाहे तो इमरजेंसी फंड है, चाहे तो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, सारे गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब RDs करने के लिए मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म। वो इसलिए कि यहाँ पर आप 200 से भी ज़्यादा बैंक्स की इंटरेस्ट रेट्स को ईजिली कंपेयर कर सकते हो, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जिस भी बैंक में आपको अपनी RD खोलनी हो उसमें आपको बैंक अकाउंट खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अपनी RD खोल सकते हो, और अगर आपने डिफरेंट बैंक्स में RD खोली हैं बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट, उस केस में आप सारी RDs को स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म पे इजीली एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हो। और स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बैंक से कनेक्ट कर रहा है। आपका पैसा स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म में नहीं रहता है, आपका पैसा बैंक में जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो केवल आपको बैंक से कनेक्ट करता है। मैं अगले 1 मिनट में आपको लाइव भी दिखा देता हूं कि कैसे आप इजीली अपनी RDs खोल सकते हो। सबसे पहले आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे दिखेगा RD मंथली, उस ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद आप अपनी RD की अमाउंट और ड्यूरेशन एंटर करिएगा। उसके बाद आपको बैंक्स के ऑप्शन दिखेंगे, आपको जो बैंक पसंद आती है उसमें आप क्लिक करके RD चालू कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट RD बटन पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स दिखेंगी डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन। तो जहां भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही हो ना, मेरे हिसाब से आप वो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8.1% मिल रहा है फॉर 2 years and 6 months पीरियड, मतलब अच्छा ऑप्शन है। और RDs में ना एक और खास बात है, अगर आप किसी भी मंथ की RD अपनी मिस कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है यहाँ पर ऐसा। और दूसरी बात, जो ये पैसा आप RDs में डाल रहे हो इसमें अप टू 5 लाख रुपीस पर पैन कार्ड इज इंश्योर्ड बाई RBI की एक सब्सिडरी जिसको कहते हैं DICGC, मतलब आपका पैसा इंश्योर्ड भी है। एक और लास्ट पॉइंट RDs के बारे में कि अगर आप अपनी RDs को कभी भी टॉपअप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट आपको ओरिजिनल RD में असाइन हुई थी उसी ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट पे आप टॉपअप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 8.1% पे एक RD ओपन करी, 6 महीने के बाद अगर आप अपने RD का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो जो बढ़ी हुई अमाउंट होगी उसको भी 8.1% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, आपको 8.1% की ही इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो ये हुआ दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, फिक्स डिपॉजिट। अब चलते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट क्लास की तरफ जो है गोल्ड। गोल्ड के लिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो पिछले 40 साल में गोल्ड ने 12.3% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। 30 साल में 12.3%, 20 साल में 14.6%, 10 साल में 17.8%। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जो बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक 0% रिटर्न भी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1980 से 89 पूरे 9 साल 0% रिटर्न, फिर 1996 से 2002 0% रिटर्न, फिर 2012 से 2019 0% रिटर्न। लेकिन साथ में कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं जब गोल्ड ज़बरदस्त बम्पर रैली देता है, जैसे कि अभी रैली चल रही है, 24% की कैगर हो चुकी है 2019 से लेकर 2026 तक। तो गोल्ड बड़ी साइक्लिक एक एसेट क्लास है, ये अपने को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर तुरंत से रिटर्न बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। ठीक है, अब इसमें कितना एलोकेशन हमारा होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले डेटा दिखाया था कि 15% का गोल्ड एलोकेशन पोर्टफोलियो में एक ऑप्टिमम एलोकेशन माना जाता है। चाहे आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, चाहे आप बैलेंस इन्वेस्टर हैं, चाहे आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, इन तीनों ही केसेस में मेरे हिसाब से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क वाइज 15% का गोल्ड एलोकेशन पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो क्या बेटर ऑप्शन है, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, या फिजिकल गोल्ड। तो क्विकली ना एक कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे कि अपने को मोटा मोटा आइडिया आ जाए, और फिर मैं आपको समराइज भी करूंगा कि कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरलाइंग एसेट की। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं गोल्ड ETF है, म्यूचुअल फंड है, EGR है, फिजिकल गोल्ड है। अंडरलाइंग एसेट क्या है, तो गोल्ड ETF में जब आप ETF खरीद रहे हैं तो एक्चुअली में एक फिजिकल गोल्ड होता है जो उसको बैक करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप एक तरह से फिजिकल गोल्ड में ही इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो गोल्ड म्यूचुअल फंड जाके एक्चुअली गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, इसमें क्या है, फिजिकल गोल्ड की बैकिंग होती है, वॉल्ट्स में गोल्ड रखा रहता है। नया एक ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। और फिजिकल गोल्ड में ये आता है कि एक्चुअल गोल्ड जो होता है, कॉइन्स वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, अब डीमैट अकाउंट की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, गोल्ड ETF में पड़ेगी, म्यूचुअल फंड में नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में पड़ेगी ज़रूरत, अभी ये लाइव नहीं है ब्रोकर्स में कहीं भी, जीरोधा में, ग्रो में। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 जून को, ये लाइव नहीं है।
बट जल्दी होपफुल लाइव हो जाएगा। डीमैट अकाउंट के थ्रू इसको भी ट्रेड कर पाएंगे। फिजिकल गोल्ड में डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना, तो गोल्ड ETF है ना, आप 10 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो 1 ETF खरीदने के लिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में भी 100 रुपये 500 रुपये इतने तक में हो जाएगा काम। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट मिनिमम डिनोमिनेशन आता है 100 मिलीग्राम्स, जो अभी रेट के हिसाब से चल रहा है तकरीबन 1500-1600 रुपये के आसपास, ठीक है। और फिजिकल में मिनिमम आपको थोड़ा बहुत तो खरीदना पड़ेगा, डिपेंड करेगा किस ज्वेलर के पास आप जा रहे हो, ठीक है। बट ETF सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका मांगता है। लिक्विडिटी वाइज अगर आप बात करें तो ETFs को आप कभी भी जाके मार्केट में बेच सकते हो। शेयर मार्केट में हाई लिक्विडिटी मानी जाती है। म्यूचुअल फंड्स में आपको 1-2 दिन लग जाएंगे अपना पैसा वापस लेने में, क्योंकि जब आप सेल ऑर्डर प्लेस करोगे तो AMC से पैसा आने में टाइम लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में भी हाई लिक्विडिटी होने वाली है। एक्सचेंज पे आप बेच सकते हो आप कभी भी, ठीक है। फिजिकल गोल्ड में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए गोल्ड को बेचने में, क्योंकि जो ज्वेलर होगा या जिसको आप बेचोगे वो उसकी प्योरिटी वगैरह चेक करेगा, ठीक है। कॉस्ट की अगर बात करूँ ना, तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन पता है इन सब में क्या है? सबसे चीपेस्ट ऑप्शन या तो गोल्ड ETF है या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है ये अभी मुझे नहीं मालूम है। जैसे ही ये ब्रोकर्स में लाइव होगा मैं आपको पूरा एनालिसिस करके लाइव दिखा भी दूंगा इनफैक्ट, ठीक है। लेकिन गोल्ड ETF एज ऑफ नाउ एक्सपेंस रेशो सबसे ज़्यादा कम है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करता है, ओके। और अगर फिजिकल गोल्ड की बात करूँ तो यहाँ पर GST वगैरह भी लग जाती है, 3% GST हो गई, स्टोरेज हो गया, लॉकर हो गया, तो ये थोड़ा सा एक कॉस्टली अफेयर बनता है। प्योरिटी के मामले में गोल्ड ETF, म्यूचुअल फंड और EGR में कोई रिस्क है ही नहीं। फिजिकल गोल्ड में थोड़ी सी रिस्क होती है कि आप ध्यान से चेक करके ही लीजिएगा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना वो है फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन का। अगर मान लो आपने गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करा और आप चाहते हो कि जब रिडीम कराने जाओ तो आपको गोल्ड मिले वापस पैसे की बजाय, तो वो पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेयर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स कम वेरी वेरी हैंडी, कि आप इसमें इन्वेस्ट करके जब भी आप वापस लेना चाहें तो आप या तो अपना पैसा वापस ले सकते हैं या फिर आप गोल्ड भी वापस ले सकते हैं। ये एक नया फीचर है। मेरे हिसाब से ये फीचर EGR को एक बहुत अच्छा ऑप्शन बना देता है, और फिजिकल गोल्ड में ये ऑलरेडी आपके पास फिजिकल है ही। अब बात करते हैं SIP फैसिलिटी की। तो आप गोल्ड ETFs में SIPs कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कंबरसम होता है। कुछ ही ब्रोकर्स ये अलाउ करते हैं, कुछ ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं, और उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। लेकिन अगर आप SIP करना चाहते हैं ना गोल्ड में, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से गोल्ड म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और अगर आप EGR करना चाहते हैं तो ये भी इसमें वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिजिकल में तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है ही नहीं। आपको जाकर हर महीने खरीदना पड़ेगा फिजिकली गोल्ड, ठीक है। तो ये हुआ SIP। अब बात करते हैं कि आप गोल्ड के अगेंस्ट अगर आपको लोन लेना हो तो ETFs में आप ले सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में सम केसेस में अवेलेबल है, ठीक है। और EGR में भी ये ऑप्शन आने वाला है। फिजिकल गोल्ड में तो वाइडली एक्सेप्टेड है ही, किसी भी सरकारी बैंक में भी जाके अपना लोन ले सकते हो। अब आती है प्राइस ट्रांसपेरेंसी की बात। तो गोल्ड ETF, म्यूचुअल फंड और EGR में ना ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप देख रहे हो कि किस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, जबकि जो फिजिकल गोल्ड होता है उसमें पूरा का पूरा ज्वेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रेट पे आपको चिपका रहा है। तो अब इसकी समरी क्या निकलती है? देखिए, अगर आप गोल्ड में SIP करना चाहते हैं तो अभी के समय बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से है गोल्ड म्यूचुअल फंड। बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन है और एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप SIP करना चाहते हैं हर मंथ तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। सेकंड ऑप्शन, अगर आप सस्ता गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सस्ते से सस्ता खरीदना चाहते हैं और इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि आज खरीदा 10 दिन बाद बेच दिया, या 1 महीने बाद बेच दिया, 2 महीने बाद बेच दिया, फिर दोबारा खरीद लिया, फिर दोबारा बेच दिया, इस तरह की ट्रेडिंग करनी है ना, तो गोल्ड ETF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। किन के लिए बेटर है? जिनको ये कि आज मैं पैसा डाल रहा हूँ लेकिन मुझे ये ऑप्शन चाहिए कि बाद में अगर मुझे फिजिकल गोल्ड वापस चाहिए तो वो ऑप्शन होना चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ही केवल एक ऑप्शन आपके सामने बचता है। उसके बाद है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड किन लोग के लिए? जिनको ज्वेलरी खरीदनी है अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो ही फिजिकल गोल्ड का ऑप्शन है। अदरवाइज तो फिजिकल गोल्ड आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं कि अगर मानो आपको डिजिटल गोल्ड में ट्रस्ट नहीं है कि भाई मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद तो रहा हूँ, पता नहीं मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आपको ये सब डाउट है तो फिर फिजिकल गोल्ड उस केस में ठीक ठाक काम आ जाएंगे। फाइनली 10,000 रुपये पर मंथ से वेल्थ बन सकती है, प्रोवाइडेड आप ये जो 2-3 चीज़ें मोटी मोटी मैंने बताई हैं इस वीडियो में, उस पर ध्यान रखें कि सारा पैसा एक जगह ना डालें। एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें। मैंने आपको एसेट एलोकेशन की ये टेबल जो बताई है, इसको आप कहीं पे प्रिंट आउट करके लगा भी सकते हैं। इसको थोड़ा और अपने हिसाब से माइनर इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, पैसा बनेगा, पैसा ग्रो होगा अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाई करके अपनी एसेट्स को एलोकेशन में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। मेरे और मेरी टीम के लिए एक मोटिवेशन हो जाता है। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।